हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक बार फिर स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। और आज हम आपके सामने लेकर के उपस्थित हैं बिहार एसआई मेंस एडुटेरिया का प्रैक्टिस सेट नंबर 5। राइट। इससे पहले मैंने ऑलरेडी 2, 3 और 4 प्रैक्टिस सेट करा दिया है। तो प्लीज़ जिन लोगों ने हमारा वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जा करके देखें। आज हम शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। पहला सवाल ये है कि बौद्ध ग्रंथ मध्यम निकाय किस भाषा में लिखी गई है? तो बौद्ध धर्म की जो ये किताब है मध्यम निकाय, याद रखना है पहले कि ये किस धर्म से रिलेटेड है, तो बौद्ध धर्म से रिलेटेड है और ये पाली भाषा में लिखा गया है। सही आंसर सी हो जाएगा आपका। अगला है कि भुवनेश्वर के लिंगराज टेम्पल निम्न में से किस शैली में बना है? तो लिंगराज टेम्पल जो है नागर शैली में बना हुआ है। आपको पता है बेसरा शैली कर्नाटक में पाई जाती है, खास करके विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत जो मंदिरें बनी थी वो बेसरा शैली में बनी है। और द्रविड़ शैली भारतीय दक्षिण राज्य जो है जैसे कि केरल और तमिलनाडु के बृहदेश्वरा टेम्पल, राजराजेश्वर टेम्पल, ये तरह जो भी टेम्पल बने हैं द्रविडियन शैली में बने हुए हैं। मौर्य काल में रज्जु ग्राहक का कार्य क्या था? तो भूमि की माप करना इनका मुख्य काम था। तो अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल में जो चाणक्य के अर्थशास्त्र है उसके अनुसार मौर्य काल में 2 प्रकार की भूमि होती थी, राजकीय स्वामित्व की भूमि और निजी स्वामित्व की भूमि। राइट। तो भूमि पर 1/6 भाग लिया जाता था कर के रूप में, जिसको हम भूमि कर कहते थे। और सिंचाई कर जो है उपज का 1/3 से 1/5 भाग लिया जाता था। ठीक है ना? जो उपज कर थी, भूमि कर 1/6 थी, लेकिन सिंचाई कर 1/3 से लेकर के 1/5 तक थी। हर्षवर्धन किसका पुत्र था? तो प्रभाकर वर्धन के पुत्र थे ये। ठीक है ना? ये पुष्यभूति डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं और इस डायनेस्टी की संस्थापना पुष्यभूति ने किया था। और इनकी प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? थानेश्वर थी, जिसे बाद में हर्षवर्धन ने ट्रांसफर करके कन्नौज लेकर गए थे। हर्षवर्धन के बहन का नाम राज्यश्री था और बड़े भाई का नाम राज्यवर्धन था। आगे बढ़ेंगे तो महाभारत के अनुसार उत्तरी पांचाल की राजधानी कहाँ पर स्थित थी? तो अहिछत्र में थी। सही आंसर सी हो जाएगा। उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिछत्र और दक्षिणी पांचाल की राजधानी काम्पिल्य थी। हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ कुरु की राजधानी थी और मथुरा आपको पता होगा कि सूरसेन की राजधानी थी। राइट। लिखित में से एक सही सुमेलित है। कौन सा सही सुमेलित है आपको ये बताना है। तो देखिए, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध ये 1767 से 1769 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। और इसमें मद्रास की संधि हुई थी। राइट। द्वितीय जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था ये 1780 से 1784 ईस्वी में हुआ था। मंगलोर की संधि हुई थी इसमें 1784 ईस्वी में। वारेन हेस्टिंग्स उस समय अंग्रेज की तरफ से थे। और तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 ईस्वी में हुआ था। लॉर्ड कॉर्नवालिस थे इस वक्त वायसराय नहीं, गवर्नर जनरल। और संधि कौन सी हुई थी? तो श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। और चौथा जो हुआ था आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में हुई थी। और लॉर्ड वेलेस्ली जो थे ये इस समय अंग्रेजों के कैप्टन हुआ करते थे, मतलब उस वक्त ये लॉर्ड वेलेस्ली गवर्नर जनरल भी थे। टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी इसमें। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? टीपू पराजित हुआ और युद्ध के में दिवंगत हुआ। तो ये सही सुमेलित है। ब्रह्म समाज का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो ब्रह्म समाज का सिद्धांत जो है दोस्तों वो एकेश्वरवाद पर आधारित है। सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 1875 के दक्कन के दंगों का तात्कालिक कारण क्या था? तो महाजनों द्वारा ऊंची ब्याज दर बढ़ा करके रखना ये कारण था उस वक्त। तो ये हुआ था कि महाराष्ट्र के पुणे और अहमदाबाद के किसानों ने साहूकारों के विरोध में ये विद्रोह किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का चार्टर किसने प्रदान किया था? तो ये प्रदान किया था महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को। एलिजाबेथ प्रथम ने 15 वर्षों के लिए पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का अधिकार प्राप्त किया था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, महारानी एलिजाबेथ प्रथम। सविनय अवज्ञा आंदोलन अंतिम रूप से कब वापस लिया गया था? तो ये अप्रैल 1934 ईस्वी में लिया गया था। सही आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। सविनय अवज्ञा जो है ये आप समझ गए। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक हुआ था। और तृतीय गोलमेज सम्मेलन नवंबर 1932 से दिसंबर 1932 तक हुआ था। और प्रथम गोलमेज सम्मेलन नवंबर 1930 से लेकर के जनवरी 1931 के बीच हुआ था। राइट।
संत तुकाराम किस शासक के समकालीन थे, आपको ये बताना है। तो ये शिवाजी के समकालीन थे। संत तुकाराम जो कि 1598 से लेकर के 1650 ईस्वी तक रहे थे, ये शिवाजी के समकालीन थे, राइट। सही आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तुकाराम की शिक्षा अभंगों के रूप में संकलित है। तुकाराम हिंदू मुस्लिम एकता पर बल देते थे और वारकरी समुदाय की स्थापना इन्होंने करी थी, तुकाराम ने। इन्होंने अपनी स्तुतियों की रचना मराठी भाषा में की, जो आज भी लोकप्रिय है। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया था? तो ये 1532 ईस्वी में किया था, दोहरिया नामक स्थान पर। महमूद लोधी के बीच हुआ था, बाबर और सॉरी हुमायूं और महमूद लोधी के बीच। तो महमूद लोधी इसमें पराजय हुआ था। और हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण जो है 1532 ईस्वी में ही किया था। और जिसके बाद वहां का जो शासक था शेर खान, वो हुमायूं की अधीनता को स्वीकार कर लिया था। सही आंसर क्या है, 1532। मध्यकालीन भारत में खराज किससे संबंधित है? खम्स और खराज आपने सुना होगा, ये भू राजस्व थी, ये सल्तनत काल की है। खम्स और खराज आपने सुना होगा नाम। आगे बढ़ेंगे तो एतमाद उद दौला का मकबरा किससे संबंधित है? तो एतमाद उद दौला का मकबरा जो है ये जहांगीर से संबंधित है। और ये नूरजहां ने अपने पिता के लिए बनवाया था। 1622 ईस्वी में बनवाया था। नूरजहां के पिता का नाम मिर्जा गयास बेग तथा माता का नाम असहमत बेग था। तो किससे रिलेटेड है, ये जहांगीर से रिलेटेड है। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के लिए शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि के लिए इस अनुच्छेद में चर्चा की गई है। तो ये अनुच्छेद जो है 46 में किया गया है। सही आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा आपका। ठीक है। अनुच्छेद 30 में क्या है दोस्तों, तो अनुच्छेद 30 में शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों का अधिकार है। माइनॉरिटी राइट्स फॉर इस्टेब्लिशिंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ये है आपका। अनुच्छेद 44 में क्या है, नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड। और अनुच्छेद 45 में 6 वर्ष से कम आयु वर्ग के बालकों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। ठीक है। इनमें से आर्टिकल 30 को छोड़ करके बाकी सब डीपीएसपी है, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंतर्गत वो सब आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सिख गुरु का मृत्यु चेचक के कारण हुआ था? तो ये थे गुरु हरकिशन। गुरु हरकिशन की मृत्यु जो थी दोस्तों, वो ये चेचक के कारण हो गया था। सही आंसर बी हो जाएगा। ठीक है। गुरु नानक सिख धर्म की स्थापना किए थे। गुरु आनंद ये सिख धर्म के प्रचार प्रसार में बड़ी मदद की है। और गुरु रामदास ये मुगल कालीन शासक अकबर के समकालीन थे और अकबर के साथ इनके मित्रतापूर्ण संबंध थे। राष्ट्रीय अंतरिम सरकार में रियासतों का विभाग किसे दिया गया था? तो रियासतों का अधिकार जो है दोस्तों, ये दिया गया था आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल को। जवाहरलाल नेहरू को राष्ट्रमंडल संबंध मामले तथा विदेशी मामला दिया गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह सूचना और प्रसारण मंत्री थे और बलदेव सिंह रक्षा मंत्री थे। 17 का सही आंसर सी है आपका, सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? तो ये 6 वर्ष या 65 वर्ष, 6 वर्ष या 65 वर्ष तक। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। प्रतिवर्ष वित्त मंत्री बजट वार्षिक वित्तीय विवरण किस अनुच्छेद के तहत प्रस्तुत करता है? ठीक है। तो जो प्रतिवर्ष बजट पेश किया जाता है, ये अनुच्छेद 112 के तहत किया जाता है। सही आंसर आपका बी हो जाएगा। राज्यसभा के कितने सदस्य प्रतिवर्ष 2 वर्ष बाद पदमुक्त होते हैं? तो 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष के बाद पदमुक्त हो जाते हैं। ठीक है ना। और 6 वर्षों के लिए इनका कार्यकाल होता है। 12 सदस्य जो है राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। राज्यसभा के पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं और वर्तमान में जगदीप धनखड़ जी हैं। क्रिप्स मिशन का उद्देश्य क्या था? तो भारतीय नेताओं को विश्व युद्ध में अंग्रेजों का साथ देने के लिए राजी करना, ये था क्रिप्स मिशन का उद्देश्य। सही आंसर भी हो जाएगा। निम्नलिखित पर विचार करिए कि भुगतान बैंकों का खोला जाना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, मुद्रा ऋण योजना और अटल पेंशन योजना उपयुक्त कार्यक्रमों में से कौन से वित्तीय समावेशन प्रक्रिया का भाग है?
तो सब वित्तीय समावेशन का ही सब भाग, यानी कि मॉनेटरी इंक्लूसिवनेस। राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत द्वारा कौन सा आर्थिक मॉडल अपनाया गया था? तो ये मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया था। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्नलिखित विवादों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान के मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया था? तो ये किया था दोस्तों केशवानंद भारती केस में। सही आंसर आपका डी हो जाएगा। किस समिति के सिफारिश पर मूल कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया है? तो ये जोड़ा गया था स्वर्ण सिंह कमेटी। ठीक है ना। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भारतीय नागरिकों के मूल अधिकारों की सुरक्षा करता है? तो ये अनुच्छेद 32 राइट आंसर हो जाएगा। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात पहला अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, तो ये लाया गया था 1963 ईस्वी में पहली बार। ये जेबी कृपलानी ने जवाहरलाल नेहरू के सरकार के खिलाफ ये अविश्वास प्रस्ताव लाया था 1963 में। बाजार में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई के द्वारा क्या किया जाना चाहिए? तो सिंपल तरीका है कि क्या किया जाना चाहिए, तो केवल 1 और 3 राइट आंसर हो जाएगा। रेपो रेट बढ़ा दीजिए और बैंक दर में वृद्धि कर दीजिए। ठीक है। मुद्रा का क्या तात्पर्य होता है? तो मूल्य का मापक होता है। वाई आई एम अ हिंदू तथा एन एरा ऑफ डार्कनेस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है आपका शशि थरूर जी। ये 2018 में इन्होंने लिखा था वाई आई एम अ हिंदू। और ठीक है, इसमें इन्होंने हिंदू राष्ट्रवाद के उद्देश्य का वर्णन किया है। तो 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, शशि थरूर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका निर्धारण भारतीय खाद्य निगम के द्वारा किया जा सकता है, ये आपका सही नहीं है। राइट आंसर बी हो जाएगा। तो सीएससीपी 1965 में गठित कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के एक संकलन कार्यालय है। हरित क्रांति के मद्देनजर 1966-67 में पहली बार भारत सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की गई थी। ठीक है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बछेंद्री पाल। 32 का डी हो जाएगा। निम्न में से कौन सी किताब सरोजिनी नायडू के द्वारा लिखित नहीं है? द गोल्डन बर्ड, सरोजिनी नायडू ने गोल्डन बर्ड नहीं लिखी है। उन्होंने लिखा कौन सा है? द गोल्डन थ्रेशोल्ड नाम की किताब लिखी है। द गोल्डन बर्ड जो है ये जैकब ग्रीम और विल्हेम ग्रीम के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, द गोल्डन बर्ड नहीं लिखे हैं। किजिल कुम रेगिस्तान ये किस देश में पड़ता है? तो ये पड़ता है दोस्तों मध्य एशिया में, और यह अमू दरिया और सिर दरिया के बीच दोआब में स्थित है। तो ये 3 कंट्रीज में पड़ता है, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। राइट, आपको मिलान करना है। इंडियन ग्रेन स्टोरेज मैनेजमेंट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, राष्ट्रीय उद्यमिता लघु एवं व्यवसाय विकास संस्थान, गोविंद वल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान और हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान। 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2314। 2314 राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। बिहार में स्थित महाजनपदों के बारे में जानकारी किससे मिलती है? तो ये मिलती है अंगुतारा निकाय से। बौद्ध रचनाओं में 16 महाजनपदों और लगभग 10 गणराज्यों की चर्चा मिलती है। इनमें 3 महाजनपद अंग, मगध, लिच्छवी गणराज्य ये बिहार में थे। इस पर विस्तृत जानकारी जो है हमको अंगुतारा निकाय से मिलती है। ठीक है। वनों की कटाई से होने वाले प्रभावों में से कौन से कथन गलत हैं? यह जंगली जानवरों के प्राकृतिक आवास को नष्ट कर देता है, यह स्थानीय मौसम के स्वरूप को बदल देता है, या पोषक तत्वों से पुनर्चक्रण को गति देता है, इसे मृदा अपरदन होता है। तो ये आपका सी गलत हो जाएगा 43 का। अब आपको बताना है कि कौन सा पोर्ट जो है कौन से राज्य में है। ठीक है ना। देखिए भटकल पोर्ट जो है कर्नाटक में पड़ता है, और एलेपी पोर्ट जो है ये केरल में पड़ता है, और काकीनाडा पोर्ट तो आप सबको पता होगा ये आंध्र प्रदेश में है, और टूटीकोरिन तमिलनाडु में है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 3142। सतलज तथा काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को कौन सा हिमालय कहते हैं? तो कुमाऊं हिमालय के नाम से जानते हैं। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो बिहार की सबसे प्राचीन परियोजना कौन सी है? तो बिहार की सबसे प्राचीन परियोजनाओं में शामिल ये सोन नदी घाटी परियोजना है। ये 1874 से परिचालन में है। अरवल, कैमूर, गया, जहानाबाद ये इसके प्रमुख सिंचित क्षेत्र हैं।
ठीक है, तो राइट आंसर 37 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। बिहार में गंगा नदी में दक्षिण दिशा से मिलने वाली नदियों में कौन नहीं है? तो दक्षिण से मिलने वाली नदियों में आपका महानंदा नहीं होगा, और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, मछलियां अपने गलफड़ों की सहायता से सांस लेती है, जिनमें प्रचुर मात्रा में रक्त वाहिकाएं होती है। गलफड़े मछली की मदद करते हैं तो पानी में मौजूद खुली ऑक्सीजन को लेने में। तो 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा आपका। ईस्ट का उपयोग वाइन और बियर उद्योगों में किया जाता है क्योंकि यह शोषण करता है, किसका शोषण करता है, अवायवीय रूप से अल्कोहल का उत्पादन करता है ये। ठीक है, ऊंचे क्षेत्रों में लैटेराइट मृदा की रचना होती है। राइट आंसर सी हो जाएगा, अम्लीय। गैबोन देश की राजधानी इनमें से कौन सा है? तो राइट आंसर भी हो जाएगा, लिब्रेविले। ठीक है, वन की प्रकृति और क्षेत्र दिया गया कि कौन सा वन किस क्षेत्र में पाया जाता है। तो उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन ये शिलांग में पाया जाएगा। ठीक है, मानसून वन जो है ये शिवालिक में पाया जाएगा, और समशीतोष्ण वन जो है ये नीलगिरी में पाया जाएगा, और मैंग्रोव वन पश्चिम बंगाल में पाया जाएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, 42143। नेक्स्ट क्वेश्चन, धातु विद्युत के अच्छे सही आंसर क्या हो जाएगा, परमाणुओं को हल्के ढंग से पैक किया जा सकता है, उनके पास उच्च गलनांक होते हैं, सुचालक होते हैं क्योंकि उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा क्या, उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मिट्टी का सबसे महत्वपूर्ण कारक जो प्रदूषक हो सकता है उसको प्लास्टिक कहते हैं, मतलब वो प्लास्टिक होगा आंसर। जनजाति और प्रदेश, मतलब कौन सी जनजाति किस प्रदेश में पाई जाती है ये आपको बताना है। तो भील जनजाति मालवा के क्षेत्र में पाई जाती है। थारू जनजाति जो है ये तराई के रीजन में पाई जाती है। गोंड जनजाति बस्तर जिले में पाई जाती है, और टोडा जो है ये नीलगिरी में पाई जाती है। ठीक है, तो 4132 इसका सही हो जाएगा, राइट राइट दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो 49 का राइट आंसर 4132 है। डोल्ड्रम दबाव क्षेत्र निम्नलिखित में से किन दो अक्षांशों के मध्य स्थित है? तो ये 10 डिग्री उत्तर से लेकर के 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक ये स्थित है। निम्नलिखित में से किसकी शारीरिक बनावट में एक द्विपार्श्विक समरूपता में बटा होता है? तो ये होता है एनेलिडा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म नियम तापी प्राणियों का है? तो ये मोर और ऊंट हो जाएगा राइट आंसर। नियत तापी प्राणी यानी कि कांस्टेंट जो इनका बॉडी हो टेम्परेचर होता है, मोर और ऊंट है। बल की चुंबकीय रेखाओं के गुणों के संबंध में सही कथनों का चयन करिए। तो इसमें केवल 1 और 4 सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरित नहीं करता है या करती है? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, मोमबत्ती। ठीक है, करेंगे प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से किन तत्वों की आवश्यकता होती है? देखिए, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, जल, ठीक है, इनका जरूरत पड़ता है। कार्बन डाइऑक्साइड, जल और सूर्य का प्रकाश। तो 60 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा आपका। लिखित कथनों में से कौन सा एक कथन ध्वनि के वेग से संबंध में सही है? तो ये कि ठोसों में अधिकतम और गैसों में न्यूनतम होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंगक मुख्य रूप से पाचक एंजाइमों के संग्राहकार की तरह कार्य करता है? राइट आंसर सी हो जाएगा, लाइसोसोम। पादप वृद्धि नियामक भिन्न रासायनिक संरचनाओं के छोटे साधारण अणु होते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, इंडोल यौगिक यानी एडिनिन व्युत्पन्न या कैप्टिनाइन या टर्पीन। सही आंसर बी हो जाएगा आपका। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है आपको बताना है। गैसों से ध्वनि तरंगों की प्रकृति अनुधारी होती है। 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनि तरंगे पराश्रव्य तरंगे कहलाती हैं। उच्चतर आयामों वाली ध्वनि तरंगे अपेक्षाकृत प्रबल होती है, और उच्च श्रव्य आवृत्तियों वाली ध्वनि तरंगे तीक्ष्ण होती हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगे पराश्रव्य तरंगे होती है, नहीं इनको हम अवश्रव्य तरंगे कहते हैं। तो क्या होगा राइट आंसर आपका? बी हो जाएगा 62 का। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित उर्वरकों में से एक का अत्यधिक उपयोग भौमजल एवं जल अविचालू पदार्थ की उपस्थिति के लिए जिम्मेदार हो सकता है। तो ये फॉस्फेट और पोटेशियम होंगे इसके राइट आंसर। तुंगता बीमारी अधिक ऊंचाई पर होती है, इसका कारण क्या है?
तो इसका कारण है ऑक्सीजन का निम्न आंशिक दबाव या एल्टीट्यूड सिकनेस जिसको हम कहते हैं। ये तुंगता बीमारी इसी को कहते हैं हम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 56 का? बी हो जाएगा, ऑक्सीजन का निम्न आंशिक दबाव। हमारे शरीर में ग्लूकोज ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। ग्लूकोज निम्नलिखित में से किस प्रकार के कार्बनिक अणु का एक प्रकार है? इसका राइट आंसर ये हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। एक्स किरणें होती हैं, कैसी होती हैं एक्स किरणें? तो विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र पर विक्षेपित नहीं होती है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसमें प्रकार्यक समूह समावयवता संभव नहीं है? तो सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, एल्किल हैलाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे तो ग्रेफाइट प्रत्येक कार्बन परमाणु 3 अन्य कार्बन परमाणुओं से आबंध कैसे बनाता है? तो उसी तल में एक षटकोणीय विन्यास बना करके। ठीक है, तो 65 का राइट आंसर बी हो जाएगा आपका। वर्ण लेखन यानी कि क्रोमैटोग्राफी को प्रयुक्त करके निम्नलिखित में से कौन पृथक नहीं किए जा सकते हैं? तो रेडियो समस्थानिक तो बिल्कुल नहीं कर सकते हो आप। निम्नलिखित कथन पर विचार करिए। किसी तत्व के परमाणु द्रव्यमान को तुलना किसी तत्व के परमाणु क्रमांक उस तत्व के गुणों को दर्शाने में अधिक सक्षम है। तो ये मूसले के द्वारा प्रयोग सिद्ध किया गया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा आपका, हेनरी मूसले। IFFI 2023 में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? तो ये जीता है एंडलेस बॉर्डर्स। ठीक है, राइट आंसर अब्बास अमीनी के द्वारा निर्देशित है ये। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, एंडलेस बॉर्डर्स। फरवरी 2023 में आर्द्र भूमि बचाओ अभियान किसने शुरू किया है? तो ये भूपेंद्र यादव ने शुरू किया है। सही आंसर हो जाएगा आपका बी। सिटी इंडेक्स 2023 के अनुसार 9 महिला अरबपतियों के साथ भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का स्थान 5वां है। ठीक है ना, 92 महिला अरबपतियों के साथ अमेरिका शीर्ष पर है और 46 महिला अरबपतियों के साथ चीन दूसरे स्थान पर है। और भारत का स्थान कौन सा है? भारत का स्थान 5वां है। आगे बढ़ेंगे तो भारत के लिए कार्बन उत्सर्जन में शून्य नेट जीरो जिसको कहते हो आप, हासिल करने का लक्षित वर्ष क्या है? तो नेट जीरो हासिल करने का लक्ष्य जो है भारत ने COP26 में 2070 को रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे तो किसी द्रव तथा उसमें अविलेय पदार्थ के अवयवों को किसी विधि के द्वारा अलग किया जाता है तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको निस्यंदन कहते हैं हम। राइट आंसर सी हो जाएगा। द्रव्य की अवस्थाओं की अधिकतम संख्या क्या होती है? तो 5 होती है, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, किसी तत्व के रासायनिक गुणधर्म किस पर निर्भर करते हैं? तो किसी तत्व के रासायनिक गुणधर्म जो है तत्वों के सबसे बाहरी कोश में स्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या करती है। किस विभाग ने राष्ट्रव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान 2.0 लॉन्च किया है? तो पेंशन एवं पेंशनभोगी विभाग जो है 71 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए हो जाएगा। सरकार ने अनधिकृत कोयला खनन गतिविधियों की सूचना देने के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप का नाम क्या है? तो दोस्तों इस ऐप का नाम है खनन प्रहरी। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। फीचर फोटोग्राफी क्षेत्र में पत्रकारिता में 2023 का पुलित्जर पुरस्कार किसने जीता है? तो ये जीते हैं क्रिस्टीना हाउस। लॉस एंजलिस टाइम ने क्रिस्टीना हाउस को ये पुरस्कार देने की घोषणा करी है 2023 के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो है वो पोषण जागरूकता सूचकांक 2023 में शीर्ष राज्य के रूप में उभरा है? तो सही आंसर पंजाब हो जाएगा। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे तो वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी कार्ड का नाम क्या है? तो इस आईडी कार्ड का नाम है दोस्तों अपार आईडी। ठीक है, और ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत लाया जा रहा है। तो 72 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए अपार आईडी। प्रोजेक्ट उद्धव हाल ही में खबरों में देखा गया था। यह सेना और किसके बीच एक संयुक्त सहयोग है? तो यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया। सही आंसर सी हो जाएगा। अब यहाँ से आपके सीसेट के क्वेश्चन शुरू होते हैं। सोनू ने घड़ी अंकित मूल्य के 30% डिस्काउंट पर खरीदी, फिर उसने उसी अंकित मूल्य के 20% लाभ पर बेच दिया, तो खरीद मूल्य पर लगभग कितने प्रतिशत का लाभ प्राप्त होगा? ठीक है, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 71%। ए एक कार्य को 15 दिन में कर सकता है, लेकिन बी की मदद से वो उसे 9 दिन में कर सकता है। बी अकेले इस कार्य को कितने दिनों में कर सकता है? तो ये कर सकता है 22.5 दिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपको
बताना है कि इस आकृति में कितने आयत हैं। तो देखिए 3, 3 6 और 3 9 हो जाएगा ये। फिर 10, फिर 11, फिर 12, फिर 13, फिर ये 14, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ से ऐसे 15, 16, 17 और फिर 2 2 18 और फिर ये 19, राइट। इसी तरीके से आप ऐसे-ऐसे करो पूरा, तो कुल मिलाकर के 36 आएँगे। एक वृत्त की जीवा की लंबाई 16 सेंटीमीटर है, जो केंद्र से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? तो 10 सेंटीमीटर होगी। आप सॉल्व कर सकते हैं, बहुत आसान है। 6 से पूर्णतया विभक्त होने वाली 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएँ हैं? तो ये 150 होंगी। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? 150 हो जाएगा। अब आपको बताना है कि इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 92 है। तो देखिए 235 प्लस 413 करिएगा तो बीच वाला इन दोनों को ऐड करने पे आता है। इन दोनों को ऐड करने पे आएगा। तो इन दोनों को ऐड करने पे यहाँ कितना आएगा? 92 का 461 हो जाएगा राइट आंसर। यदि किसी घन की भुजा से 100% बढ़ा दिया जाए तो उसका आयतन कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा? तो ये 700%। ए बी की बहन है, सी बी की माँ है, डी सी का पिता है और ई डी की माँ है। तो बताइए कि ए और डी के बीच कौन सा रिश्ता है? तो इसका राइट आंसर डी आएगा, नातिन होगा ये सही आंसर इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो निम्नलिखित विकल्पों में से सही का उत्तर कर खाली स्थान को आपको भरना है। क्वेश्चन नंबर 95। देखिए पहले वाले लाइन में क्या है? 7 का स्क्वायर करिए, ठीक है ना? तो 49 आ जाएगा और उसमें 2 ऐड कर दीजिए, तो ये वाला आ जाएगा। तो 6 का स्क्वायर 36 करोगे और प्लस 4 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा ना? तो 5 का स्क्वायर 25 और उसमें 3 जोड़ोगे तो फिर 28 आ जाएगा। सही आंसर बी हो जाएगा 3। यदि 30 प्लस 40 इतने के बराबर है, 36 प्लस 28 इतने के बराबर है, 40 प्लस 20 इतने के बराबर है, तो 50 प्लस 22 का मान क्या होगा? तो बेसिकली किया क्या गया है दोस्तों? तो 30/2 प्लस 40/2 बराबर 1520। ठीक है, इसको आप सबको करो उसी तरीके से। 50/2 प्लस 22/2 करोगे तो ये 2511। ठीक है ना, ये 15 आएगा और ये 20 आएगा, तो इसी को ऐसे लिख दिया गया है। तो एकरा बटा दो, एकरा बटा दो, तो 25 और 11, तो 25 11 कहाँ है? सी हो जाएगा। ठीक है, यदि 4 इंटू 6 1812 है, 5 इंटू 8 24 15 है, 6 इंटू 9 27 18 है, तो 7 इंटू 6 कितना होगा? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 97 है ये। तो 4 में 3 से मल्टीप्लाई किया गया है, 12 आया है। ठीक है, 4 में 3 से मल्टीप्लाई करोगे 12 आएगा, 6 में 3 से मल्टीप्लाई करोगे 18 आएगा। ठीक है, 5 में 3 से मल्टीप्लाई करोगे 15 आएगा, 8 में 3 से मल्टीप्लाई करोगे 24 आएगा, 6 में 3 से मल्टीप्लाई करोगे 18 आएगा, 9 में 3 से मल्टीप्लाई करोगे 17 आएगा। तो 7 में 3 से मल्टीप्लाई करके लास्ट में जाएगा वो, तो 21 लास्ट होगा, 6 18 हो जाएगा। राइट आंसर ए हो जाएगा आपका। पी स्थित है ओ से 30 किलोमीटर पूर्व की ओर तथा क्यू स्थित है ओ से 40 किलोमीटर उत्तर में। तब क्यू और पी के मध्य की दूरी निकालना है आपको। क्वेश्चन नंबर 86 है ये। तो इसका आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए, तो 500 किलोमीटर इसका राइट आंसर आएगा। अब 137 और उसके बाद खाली जगह 31 है और फिर खाली जगह, तो आपको बताना है कि खाली जगह पर क्या आएगा। तो देखिए किया क्या गया है, 1 इंटू 2 प्लस 1, 3 इंटू 2 प्लस 1, 7 इंटू 2 प्लस, आप बढ़ाते जाओ ऐसे ही, 15 आ जाएगा, फिर 15 इंटू 2 प्लस 1 31 आ जाएगा, फिर 31 इंटू 2 प्लस 1 तो 62 है, 63 आ जाएगा, तो 15 और 63 राइट आंसर डी हो जाएगा आपका। यदि दो संख्याओं का योग 9 है और उनके व्युत्क्रमों का योग जो है 1/2 है, तो संख्याएं क्या होंगी? तो बड़ा सिंपल सा इक्वेशन सॉल्व करिए। इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो x बराबर 6 y बराबर 3 आएगा, मतलब 3 और 6 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो 3 संख्याओं का योग 98 है। यदि पहली संख्या का दूसरी से अनुपात 2:3 है और दूसरी संख्या का तीसरी से अनुपात 5:8 है, तो तीसरी संख्या कौन सी है? ठीक है, तो ये तीसरी संख्या 48 आएगी। कैसे करेंगे? ए बी सी, ठीक है ना? तो A:B का अनुपात है 2:3 और B:C का अनुपात है 5:8 और तीनों को आप A:B:C निकालने के लिए आपको फॉर्मूला पता है। तो कितना हो जाएगा? ऐसे मल्टीप्लाई करिए, तो 10 रेशियो 15 रेशियो
24 ये तीनों आ जाएगा, राइट ना? अब x मान लीजिए 10x, 15x, 24x और सबका सम कितना है 98 है, x की वैल्यू निकालिए। पिता की आयु अपने पुत्र की आयु से 4 गुनी है। 5 वर्ष पश्चात पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी होगी, तो पिता की वर्तमान आयु क्या है? तो राइट आंसर 40 साल हो जाएगा। एक मनुष्य उत्तर-पश्चिम की ओर मुँह करके खड़ा है, वह पहले 135 घड़ी की विपरीत दिशा में तथा बाद में घड़ी की दिशा 180 डिग्री घुमाता है, तो उसका मुख किस डायरेक्शन में होगा? 91 का सी हो जाएगा उत्तर दिशा में। इनमें से कौन सा युग्म सह-अभाज्य नहीं है? तो सह-अभाज्य कौन-सा नहीं है? तो 2 संख्याएँ सह-अभाज्य तभी कहलाती है जब उनका HCF 1 होता है, तो 8 और 10 का HCF 2 होगा, 1 नहीं होगा। नीचे दिए गए समीकरण को हल करिए, तो इनको हल करोगे तो 632.65 आएगा। नीचे दिए गए समीकरणों को हल करिए, हल करिएगा तो 1118/27 आएगा, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। तो दोस्तों ये था हमारा जीएस पोर्शन बिहार एसआई मेंस के लिए, जो कि 25 फरवरी को ये आपका निर्धारित है। तो इसके लिए हमने जीएस वाला जो पोर्शन है, 2 पेपर होते हैं, सेकंड पेपर का है, राइट? हमने कंप्लीट किया प्रैक्टिस सेट नंबर 5। तो अगर वीडियो को अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत-बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।